ओके, तो पिछले क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मेजर इक्विपमेंट्स देख रहे थे और मेजर इक्विपमेंट्स में एक एक करके हमने ट्रांसफार्मर्स को देखा, हमने सर्किट ब्रेकर्स को देखा और अब हम लोग प्रोटेक्टिव सिस्टम में हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव सिस्टम में हमने ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन को देखा। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का लेआउट डायग्राम आपके सामने है। लेआउट डायग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का, एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का ये जो लेआउट डायग्राम है, यहाँ हमने देखा कि आपका 132 kV बस बार है। दिस इज योर 132 kV बस बार और 132 kV बस बार से यहाँ जो हमने कनेक्शंस दिया है वो कनेक्शंस हमारा आगे चल के जो आपका ट्रांसफार्मर्स तक गया है। तो यहाँ पे 2 बस बार है और यहाँ तक हम लोग सर्किट ब्रेकर को यूज करके, इंटरप्टर्स को यूज करके हम लोग ये प्रोविजन रखते हैं कि जब चाहे जिस तरह से चाहे हम लोग कनेक्ट कर सकें इंटरप्टर्स का यूज करके। सर्किट ब्रेकर यहाँ प्रोटेक्शन के लिए है। और 132 kV बस बार के बाद 2 बस बार है यहाँ, ट्रांसफर बस बार और मेन बस बार। उसके बाद से क्या है, हमने अलग अलग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्टिव स्कीम को यहाँ पर देखा। ठीक है, हमने देखा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है डेफिनेटली वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए क्योंकि हमें सप्लाई अथॉरिटीज से 132 kV मिलता है जिसको 25 kV पे हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने कि ट्रांसफार्मर से पहले बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन है। ठीक है, जिससे क्या है 132 kV साइड हमेशा याद रखना है, बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन। ज्यादातर फॉल्ट जो हमारे यहाँ होंगे हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, आप लोगों को एसजीपी में पढ़ाया जाएगा कि फॉल्ट्स की बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अ वैरायटी ऑफ फॉल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर गौर करो तो सारे फॉल्ट के जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, करंट का अपने नॉर्मल रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाना। चाहे वो आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, चाहे इंसुलेशन फेलियर की वजह से फॉल्ट हो, चाहे ओवर करंट का फॉल्ट हो या ओवरलोड का फॉल्ट हो, हर केस में होता क्या है कि करंट अपने नॉर्मल रेटेड वैल्यू से कई गुना, कई टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपके लिए हमेशा हार्मफुल है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हम लोग ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने की जो स्कीम लगा रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों बस बार के बीच में हमेशा ध्यान में रखना है कि 2 बस बार हम लोग लेके चलते थे, मेन बस बार और ट्रांसफर बस बार। ये बस बार इसलिए थे, 2 बस बार का स्कीम हम लोग इसलिए लेके चलते थे कि बीच के एरिया में एक बस बार से दूसरे बस बार तक, या यूं कहें कि अगर हम लोग जहां से सप्लाई अथॉरिटीज से जो पावर ले रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रैक्शन सिस्टम तक जब पहुंचाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल वे का रास्ता हम लोग बना के रखते हैं, मल्टीपल वेज हम लोग बना के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल वेज बनाने से फायदा क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कोई डिवाइस का फेलियर हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, या किसी डिवाइस को रिप्लेस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें मेंटेनेंस में लेना है, तो हम लोग आराम से बाकी लाइन से, बाकी वे से, बाकी रास्ते से हम लोग आराम से सप्लाई को रिज्यूम रख सकते हैं, सो दैट कि आपका मेन ट्रैक्शन सिस्टम, आपका मेन रेलवे सिस्टम डिस्टर्ब न हो। ठीक है, तो यहाँ 2 बस बार के बीच में भी हमने सर्किट ब्रेकर का प्रोटेक्शन दिया है। फिर आपका जो अगला बस बार आया, मेन बस बार और ट्रांसफर बस बार, तो दिस इज योर मेन बस बार। यहाँ से जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ अब देखिए ट्रांसफार्मर आपका एक्चुअल आ गया जो 132 kV से 25 kV तक करेगा। ये फिगर में 130 दिया हुआ है, इसको 132 कर लीजिएगा। बुक के फिगर में 130 लिखा हुआ है, 130 के बजाय मेक इट 132। ठीक है, 132 kV से 25 kV, या फिर अगर 220 kV पे सप्लाई आ रहा है सप्लाई अथॉरिटीज से, तो उससे 25 kV तक का स्टेप डाउन आपका ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर के प्रोडक्शन में हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम लोग प्राइमरी साइड, जाहिर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा यहाँ पे, तो जो आपका कॉइल है ना ट्रांसफार्मर का, जो आपके ट्रांसफार्मर का कॉइल है, तो 132 से 25 kV का स्टेप डाउन अगर हम लोग कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्राइमरी साइड में हम लोग 132 kV दे रहे हैं और सेकेंडरी साइड में हमें 25 kV मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में पहले हमने प्रोटेक्शन दिया, कौन सा प्रोटेक्शन, बैकअप ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड किया है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या है कि सेकेंडरी साइड में एक टर्मिनल को हम लोग अर्थ रख के, अर्थिंग एज ए न्यूट्रल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं कि अर्थिंग का 2 काम है, अर्थिंग एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड अर्थिंग एज ए न्यूट्रल। तो यहाँ क्या है, यहाँ का ट्रांसफार्मर का एक और मैकेनिज्म समझ लीजिए, बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है।
ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में यानी 132 केवी साइड में हम लोग लाइन वोल्टेज लेते हैं, हमेशा याद रखना। इस साइड में प्राइमरी साइड में यानी 132 केवी साइड में, जिसको हम लोग हाई वोल्टेज साइड में यहाँ कहेंगे, ठीक है। कभी भी ट्रांसफार्मर में कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं वो आपका प्राइमरी साइड, और जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट ले रहे हैं वो आपका सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड भी हो सकता है, प्राइमरी साइड लो वोल्टेज साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ट्रांसफार्मर को रख रहे हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहा है वो आपका प्राइमरी साइड हो गया, जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट दूसरे सर्किट में हम ले जा रहे हैं वो आपका सेकेंडरी साइड हो गया। अब ट्रांसफार्मर के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपके प्राइमरी साइड में हम एचवी को रख रहे हैं कि प्राइमरी साइड में हम एलवी को रख रहे हैं। यहाँ क्या है, स्टेप डाउन मैकेनिज्म में है, तो डेफिनेटली प्राइमरी साइड में एचवी साइड को हम लोग रख रहे हैं और सेकेंडरी साइड में एलवी साइड को रख रहे हैं। यही अगर स्टेप अप मैकेनिज्म में होता, अगर ऐसा होता, इमेजिन करो अगर ऐसा होता कि हम लोग 25 केवी इधर ले रहे होते, 25 केवी का वोल्टेज ले रहे होते और स्टेप अप करके 132 केवी में इधर आउटपुट दे रहे होते, तो हमेशा इधर से एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई इस साइड दे रहे हैं, ये आपका प्राइमरी हो गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट इधर से ले रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये स्टेप अप मैकेनिज्म में है, अगर ये स्टेप अप मैकेनिज्म में है तो डेफिनेटली यहाँ पे 25 केवी है और यहाँ पे 132 केवी है। अगर ऐसा हम लोग करते तो डेफिनेटली यहाँ प्राइमरी पर क्या है, तो यहाँ प्राइमरी पर एलवी साइड है और यहाँ सेकेंडरी पर क्या है, एचवी साइड है, ठीक है। तो एलवी एचवी प्राइमरी सेकेंडरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं वो आपका प्राइमरी हो गया, जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट ले रहे हैं वो आपका सेकेंडरी हो गया। अब ये हो सकता था कि मान लो इस ट्रांसफार्मर में हम इस ओर से दें सप्लाई, ऐसा भी तो हो सकता था कि इस ट्रांसफार्मर में इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका प्राइमरी हो गया, डेफिनेटली ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो इस तरह करके जिधर से सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को, दैट इज प्राइमरी, जिधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा दैट इज सेकेंडरी, और जिधर लो वोल्टेज है वो एलवी साइड, जिधर हाई वोल्टेज है वो एचवी साइड। और ये एलवी और एचवी डिपेंड करेगा हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे कि हमने ट्रांसफार्मर को स्टेप अप मैकेनिज्म में रखा है या हमने ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन मैकेनिज्म में रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक चीज अब हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी साइड में दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी साइड में हम लोग 2 फेज लेते हैं यानी लाइन वोल्टेज लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी साइड में हम लोग फेज वोल्टेज देते हैं यानी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज देते हैं। ये हमेशा हमेशा याद रखना है। प्राइमरी साइड में 2 फेज लेंगे यानी लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में लाइन वोल्टेज ले रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी साइड में फेज वोल्टेज दे रहे हैं, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। इसीलिए एक सेक्शन को एक ही फेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमेशा दिमाग में रखना है। तो जाहिर है सेकेंडरी साइड में अगर एक फेज ले रहे हैं हम, यानी सेकेंडरी साइड में अगर हम फेज वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फेज वोल्टेज का मतलब ही होता है फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो डेफिनेटली यहाँ न्यूट्रल कहाँ से लेंगे हम लोग, तो न्यूट्रल हम लोग अर्थ से लेते हैं, इसीलिए यहाँ अर्थिंग इज बीइंग यूज्ड एज एन न्यूट्रल डिवाइस, ओके। न्यूट्रल पर्पस के लिए यहाँ अर्थिंग को यूज कर रहे हैं। अर्थिंग का 2 काम होता है, पहले बता चुके हैं, सेफ्टी पर्पस एंड अर्थिंग एज ए न्यूट्रल। तो यहाँ अर्थिंग एज ए न्यूट्रल हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है उस न्यूट्रल को जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया है उसको भी हमें अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में डालना होगा। यानी कभी अर्थिंग का फॉल्ट हो गया, कभी उसका वायर कट हो गया, कभी इंसुलेशन फेलियर हो गया, कभी अर्थिंग के प्लेट का डैमेज हो गया, अर्थिंग के स्ट्रक्चर का डैमेज हो गया, बहुत सारे रीजन से अर्थ फॉल्ट हो सकता है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाया है, जहाँ पे ये आपका रिले का कॉइल कनेक्टेड है और सीटी से पहले भी आपको बता चुके हैं कि सीटी हम लोग हर जगह लगाते हैं, करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर रेशियो में, जिस रेशियो में कम करने के बाद, जिस रेशियो में करंट को कम करने के बाद, करंट की वैल्यू को कम करने के बाद आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उस करंट को मेजर कर सके, उस रेशियो पे हम करंट ट्रांसफार्मर के हेल्प से करंट को लोअर कर देते हैं यानी करंट को स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अर्थिंग प्रोटेक्शन। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में दोनों तरह की अर्थिंग हम लोग यूज करते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला तो अर्थिंग एज ए न्यूट्रल भी यूज कर रहे हैं,
दूसरा, अर्थिंग एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना, ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर है वो मेटालिक कंटेनर है। हमें किसी भी हाल में ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी में, ट्रांसफार्मर के आउटर मेटालिक बॉडी में कभी भी लीकेज करंट को नहीं जाने देना होगा। इसीलिए अर्थिंग ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइस भी वहां यूज हो रहा है और उसको भी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ से आपका अर्थिंग एज ए न्यूट्रल जो आपका ग्राउंड रिटर्न की तरह काम कर रहा है। यहाँ से हम लोग गए आगे चल के फिर अगेन सर्किट ब्रेकर है और अगेन ये सिटी से कनेक्टेड है, अलग अलग वेराइटी के करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्शन देके हम लोग अल्टीमेटली रिलेज को देते हैं कनेक्शन। और आपको पहले बता चुके हैं कि फॉल्ट कौन सेंस करता है, तो फॉल्ट हमेशा रिले सेंस करेगा, उस फॉल्ट के करस्पॉन्डिंग करंट देगा यानी सिग्नल देगा आपके सर्किट ब्रेकर्स को और तब उस फॉल्ट के करस्पॉन्डिंग आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, ठीक है। तो अलग अलग रिलेज को हमने यहाँ कनेक्ट किया। यहाँ पे क्या है, अब देखो सेकेंडरी साइड, अब सेकेंडरी साइड आपका कौन सा है, एलवी साइड या एचवी साइड? एनीवन? यस, एलवी साइड मींस 25 केवी साइड, ठीक है। तो अब सेकेंडरी साइड में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओवर करंट प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे ही, ओवर करंट प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगे ही और उसी को ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ओवरलोड में भी क्या होगा, करंट अपने नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओवर करंट में भी क्या होगा, करंट अपने नॉर्मल वैल्यू से कई टाइम्स एक्सीड कर जाएगा। तो ओवर करंट ओवरलोड प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिले कॉइल है, ठीक है। रिले से पहले क्या है, सीटी का कॉइल है, करंट ट्रांसफार्मर का कॉइल है, तब रिले लगा हुआ है और रिले से फिर फर्दर जाके सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन होता है। तो दोनों लाइंस में हमने देखा कि इस तरह से हमने कनेक्शंस कर दिया ट्रांसफार्मर में। उसके बाद आपका अगेन सर्किट ब्रेकर्स है, फिर यहाँ पे सीटी है। ये सीटी किसके लिए है, तो यहाँ और भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिले हम लोग लगा रहे हैं। कौन सा, डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, जो कि एडमिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ाया जाएगा डिस्टेंस फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले, जो एडमिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसीलिए इसको मो रिले भी कहते हैं। मो किसका यूनिट है, तो मो आपके एडमिटेंस का यूनिट है इसी सर्किट्स में, ठीक है। तो इसको मो रिले भी कहते हैं। रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन मो रिले भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की मैग्नेटिक कपलिंग को ध्यान में दिए बिना अगर कोई रॉन्ग कनेक्शन कर दे तो उसके आपका सिस्टम पूरा डैमेज ना हो, इसलिए एक और स्पेशल रिले हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग रॉन्ग कपलिंग प्रोटेक्शन मो रिले, वो भी एडमिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए उसमें भी मो रिले आया है, ठीक है। ओम का उल्टा मो, तो हम लोग क्या करते हैं, इंपीडेंस के लिए हम लोग यूनिट ओम यूज करते हैं, एडमिटेंस के लिए हम लोग उसका उल्टा एमएचओ यानी मो यूज करते हैं, ठीक है। और फिर अगेन ओवर करंट प्रोटेक्शन है। तो ये आपके पूरे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन स्कीम हो गया। और अगेन सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर से फिर आपका फीडर लाइंस चला गया आपके ट्रैक्शन सिस्टम को यानी ओएचई को, ठीक है। तो इस तरह करके ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रोटेक्टिव स्कीम क्या क्या है तो डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। प्रोटेक्टिव स्कीम का मतलब क्या है, ये जो सारे प्रोटेक्टिव स्कीम को हमने देखा, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर बैकअप प्रोटेक्शन, तो बैकअप प्रोटेक्शन में पिछले क्लासेस में आपको बता चुके थे, एक स्पेशल रिले हम लोग यूज करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन में। और बैकअप प्रोटेक्शन किस साइड है, एचवी साइड की एलवी साइड, ट्रांसफार्मर की पिछले क्लास में बता चुके हैं। बैकअप प्रोटेक्शन किस साइड है, एचवी साइड की एलवी साइड? एचवी साइड, यस। एचवी साइड का मतलब प्राइमरी साइड। यहाँ पे एचवी क्या है, प्राइमरी साइड में है। तो इस केस में एचवी कहाँ है, प्राइमरी पे है। तो प्राइमरी साइड में हम लोग बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ रिले हम लोग यूज करते हैं जो है इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ठीक है। इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ है आपके, तो प्राइमरी साइड यानी एचवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर में है, ठीक है। और क्या करता है ये, तो फॉल्ट के कंडीशन में ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देता है, ठीक है। फॉल्ट के कंडीशन में आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट को सेंस करता है। और कैसे सेंस करता है, तो रिले को हमने डिजाइन कर दिया इस तरह से कि नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर, यानी जब कोई फॉल्ट नहीं है तो कितना एवरेज करंट उससे जाना चाहिए, कितना रेटेड करंट, उस रेटेड करंट के हिसाब से हम रिले को डिजाइन कर देते हैं। और जैसे ही रेटेड करंट से
फॉल्ट होने पर करंट की वैल्यू एक्सीड कर जाती है, अपने नॉर्मल वैल्यू से कई टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब करंट की वैल्यू, तो इसको रिले सेंस कर लेता है और सेंस करके इसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को सेंस कर लिया रिले के वजह से, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो ये एचबी साइड में है, फॉल्ट होने पर ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, और किसके हेल्प से, तो हमेशा याद रखिएगा इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन। हमेशा याद रखिएगा एचबी साइड में यानी प्राइमरी साइड में यानी 132 केवी वाले साइड में बैकअप प्रोटेक्शन के लिए इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले को हम लोग यूज करते हैं, जो कि फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देगा, और किधर ट्रिप करेगा, तो हमेशा एचबी साइड में ट्रिप करेगा। ठीक है, उसके आगे आ जाते हैं हम लोग। इन एडिशन टू दिस वन मोर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन द एलवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर बाय ओवर करंट इंडक्शन रिले। अब ये पहले ही बता चुके हैं कि अब क्या है, तो एक और प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोटेक्शन डेफिनेटली अब दूसरी साइड होगा, यानी एलवी साइड होगा, सेकेंडरी साइड, जो कि आपका 25 केवी साइड है। और 25 केवी साइड में क्या होगा, तो यहाँ भी हम लोग एक रिले लगाते हैं जो पहले वाले रिले से अलग है। पहले वाला क्या था, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले था, और ये क्या है, ओवर करंट इंडक्शन रिले है। ठीक है, जाहिर है ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। स्विच गियर प्रोटेक्शन में इन सारे रिले को आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ओवर करंट इंडक्शन रिले हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करता है, तो ये फॉल्ट के कंडीशन में क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है 25 केवी साइड में यानी एलवी साइड में यानी सेकेंडरी साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो वहां क्या है, यहाँ पे एक और ओवर करंट रिले प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी साइड में। ये किस लिए, तो सस्टेन्ड ओवरलोड से बचाने के लिए। जाहिर है पहले आपको हम बता चुके हैं, ट्रांसफार्मर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर यानी ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपके नॉर्मल पावर सिस्टम के ट्रांसफार्मर से अलग होता है। ये स्पेशली डिजाइन्ड होता है, और मैंने आपको बताया था कि स्पेशली डिजाइन्ड होने का कारण है और मतलब है। मतलब क्या था, स्पेशली डिजाइन्ड इसलिए है कि ये इस तरह से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं कि ये सीवियर कंडीशन को झेल पाने में सक्षम होता है। ठीक है, अचानक से आया हुआ वोल्टेज का सर्ज, अचानक से आया हुआ शॉर्ट सर्किट सर्ज, अचानक से आया हुआ इंपल्स ऑफ वोल्टेज, अचानक से हुआ शिफ्ट ऑफ वोल्टेज, ये सब को झेलने में ये सक्षम होता है। दूसरा एक और स्पेशलिटी थी इसकी, जो इसको और सब ट्रांसफार्मर से, पावर सिस्टम के और ट्रांसफार्मर से अलग बनाता था। वो क्या था, हमने इसको ओवरलोड झेलने के लिए सक्षम बनाया था। हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि इसको हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं कि 50% तक का ओवरलोड 15 मिनट तक के लिए झेल सकता है, 100% तक का ओवरलोड 5 मिनट तक के लिए झेल सकता है, एंड 120% तक का ओवरलोड ये इंस्टेंटेनियसली झेल सकता है। तो जाहिर है आपका ट्रांसफार्मर डिजाइन तो है ओवरलोड झेलने के लिए, लेकिन उसका अपना लिमिटेशन है। ठीक है, अपना लिमिटेशन है। जैसे 50% तक का ओवरलोड जो है उसको हमने ट्रांसफार्मर को ऐसा डिजाइन किया कि 50% तक का ओवरलोड वो 15 मिनट तक झेल सकता है। ठीक है, 100% तक का ओवरलोड वो 5 मिनट तक झेल सकता है। ऐसा ट्रांसफार्मर आपका डिजाइन है, यानी अगर 50% तक का लोड 15 मिनट तक है भी तो आपका ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होगा। अगर 100% तक का ओवरलोड 5 मिनट्स तक है तो आपका ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होगा। या फिर अगर 120% ऑफ ओवरलोड है इंस्टेंटेनियसली यानी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए तो भी झेल लेगा। लेकिन सोचो, ये तो कंडीशन आपको दे दिया गया, लिमिट दे दिया गया। अगर इमेजिन करो कि 50% ओवरलोड जो है, 50% ओवरलोड अगर मान लो 30 मिनट्स के लिए हो गया, तब क्या होगा? या 100% ओवरलोड मान लो 20 मिनट्स तक के लिए हो गया, तब क्या होगा? डेफिनेटली डैमेज होगा आपका ट्रांसफार्मर, डेफिनेटली डैमेज होगा। ठीक है, तो जाहिर है इससे प्रोटेक्शन हमें देना होगा। हमने डिजाइन तो कर लिया कि ओवरलोड झेल सके, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि इतनी देर तक इतना परसेंट ओवरलोड ही झेल पाएगा। उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफार्मर डैमेज होगा, और उस डैमेज से बचाने के लिए हमें प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करना होगा। तो इसी से बचाने के लिए हम लोग सस्टेन्ड ओवरलोड
के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक और ओवर करंट रिले सेकेंडरी साइड में प्रोवाइड करते हैं, यानी एलवी साइड में प्रोवाइड करते हैं। सस्टेन्ड का मतलब सस्टेन रहना, यानी बहुत देर तक मौजूद रहना, ठीक है। सस्टेन का मतलब क्या होता है? सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना, बहुत देर तक होना या बहुत देर तक कंटिन्यूअस रहना, ठीक है। तो अगर सस्टेन्ड ओवरलोड का कंडीशन हो गया, यानी ओवरलोड है और बहुत देर तक ओवरलोड है, तो जाहिर है ये सब लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो इस लिमिट से बाहर जाने से बचाने के लिए, अपने ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग सस्टेन्ड ओवर करंट रिले हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सस्टेन्ड ओवरलोड से बचाने के लिए। और ये कहां होगा? तो आपके सेकेंडरी साइड होगा, ठीक है। और आगे हम लोग आ जाते हैं। अब ये क्या है? तो ये किस तरह से काम करेगा? सस्टेन्ड ओवरलोड रिले जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह से काम करेगा? तो डेफिनेटली आपको क्या है, यहाँ पे देखो आपका कंडीशन बदल गया, आपका कंडीशन रिले का बदल गया। देखो नॉर्मल रिले कैसे ऑपरेशन करता है और सस्टेन्ड ओवर करंट रिले या सस्टेन्ड ओवरलोड रिले कैसे काम करेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्मल ओवरलोड रिले जो होगा उसको हम लोग डिजाइन करते हैं कि जब नॉर्मल लोड है तो इतना करंट तक जाता है। नॉर्मल कोई भी रेटेड करंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सर्किट के हिसाब से देख के, हम लोग देख लेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में यानी जब कोई फॉल्ट नहीं है तब कितना रेटेड करंट आपके सर्किट ब्रेकर से गुजरता है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब जैसे ही ओवरलोड होता है तो करंट अपने रेटेड वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, तो हम लोग डिजाइन कर देंगे आपके रिले को कि करंट जब इतना वैल्यू से ऊपर एक्सीड कर जाएगा तो रिले सिग्नल प्रोवाइड कर देगा आपके सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ये हुआ आपके नॉर्मल ओवरलोड रिले का ऑपरेशन, ठीक है। जो नॉर्मल है यानी नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, जैसे ही ओवरलोड हुआ तो आपके रिले ने फॉल्ट को सेंस किया, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दिया, सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ जो हम लोग बना रहे हैं ना सस्टेन्ड ओवर करंट रिले, यहाँ ओवरलोड हो, सस्टेन्ड ओवरलोड रिले, ठीक है। तो ओवरलोड तो हो, आपका ट्रांसफार्मर सक्षम है कि ओवरलोड को एक पर्टिकुलर टाइम तक झेल सकता है, जो कि आपको यहाँ प्रोवाइडेड है कि 50% तक का ओवरलोड 15 मिनट के लिए, 100% तक का ओवरलोड 5 मिनट के लिए और 120% तक का ओवरलोड इंस्टेंटेनियसली ये झेल सकता है। तो जाहिर है अब आपको प्रोटेक्टिव स्कीम ऐसा नहीं बनाना है कि जस्ट ओवर करंट होने पर या जस्ट ओवरलोड होने पर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए, अब आपको ऐसा नहीं बनाना है। अगर ओवरलोड है भी ना, इस विदिन टाइम के अंदर है तो आपको ट्रिप कराने की जरूरत नहीं है। अगर ओवरलोड है भी और इतने टाइम इंटरवल तक है जो इस लिमिट के अंदर है तो आपको ट्रिप कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर करंट इस पर्टिकुलर टाइम इस लिमिट से ज्यादा देर तक कंटिन्यू रह गया, सस्टेन रह गया ओवरलोड, तब आपको ट्रिप कराने की जरूरत है। तो यहाँ करंट सेंसिंग डिवाइस नहीं हम लोग यूज करेंगे, करंट सेंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिले को नहीं यूज करेंगे। क्या यूज कर सकते हैं? तो जाहिर है ओवरलोड जब हो रहा है आपका तो करंट अपने रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, करंट अपने रेटेड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है तो हीटिंग भी अपने नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होगा। मतलब समझो, अगर आपको यहाँ क्या डिजाइन करना है तो आपको जस्ट ओवरलोड पे ट्रिप होने वाला सर्किट ब्रेकर नहीं डिजाइन करना है। ओवरलोड को देखना है कि कितने देर तक ओवरलोड चल सकता है और उस लिमिट से अगर बाहर जाता है, उस टाइम लिमिट से, उसके लिए आपको सर्किट ब्रेकर डिजाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थर्मल प्रॉपर्टी पे आएंगे, यानी एक पर्टिकुलर ओवरलोड पे करंट जितना होता है उससे I²R हीटिंग होती है। ये I²R क्या है? पावर है, ठीक है। जैसे ही हम लोग पावर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं एनर्जी बन गया, ठीक है। तो इतना पावर जो हीट पावर के टर्म में आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इससे आपको पता चल गया कि एक ओवरलोड की वैल्यू पर जितना करंट है उससे इस पर्टिकुलर टाइम में कितनी हीटिंग डेवलप होगी। जाहिर है धीरे धीरे अगर ओवरलोड ये कंटिन्यू रहा, ओवरलोड कंटिन्यू रहा यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हीटिंग वैसे वैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। ओवरलोड कंटिन्यू रहा, ओवरलोड करंट अगर इतना मेंटेन है तो इतना पावर हीट पावर के रूप में डेवलप हो रहा है इतने पर्टिकुलर टाइम तक, क्योंकि पावर इनटू टाइम मिला के हमने एनर्जी बना दिया। अब क्या है, अगर ओवरलोड सस्टेन है, बहुत देर तक ओवरलोड कंटिन्यू है तो टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो जाहिर है हीट एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। 5 मिनट में कुछ कम हीट हुआ, 10 मिनट में और ज्यादा हीटिंग होगी क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। टाइम जैसे ही बढ़ता चला जा रहा है आपकी हीट एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, आपकी हीट एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है।
तो इस थर्मल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ये सस्टेन्ड ओवरलोड रिले को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है, सस्टेन्ड ओवरलोड रिले के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी हीटिंग प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में रखते हैं, यानी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हैं कि एक पर्टिकुलर ओवरलोड कितने टाइम तक है, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होगी और उससे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ओवरलोड रिले, सस्टेन्ड ओवरलोड रिले, ये थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है, डिजाइन होता है, और इससे क्या होता है, रिले का पूरा बेनिफिट हमको मिलता है। और इससे क्या होता है, सो बाय दिस रिले फुल बेनिफिट ऑफ अलाउएबल ओवरलोड फॉर स्पेसिफिक टाइम कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, ठीक है। जो अलाउएबल ओवरलोड है, जो पहले हमने चर्चा किया कि इतना ओवरलोड तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं इतने पर्टिकुलर टाइम तक, यानी अलाउएबल ओवरलोड फॉर स्पेसिफिक टाइम, इसके हिसाब से हम लोग इस ओवर करंट रिले या इस ओवरलोड रिले को हम लोग डिजाइन करते हैं, ओके। अब आगे आ जाते हैं, टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज माउंटेड ऑन कंक्रीट फाउंडेशन। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के टैंक को कंक्रीट फाउंडेशन पे रखते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, वो कभी भी पोल पे हम लोग माउंट नहीं करते हैं। जहां भी देखिएगा आप लोग, तो जहां एसपी होगा या एसएसपी होगा, यानी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट या सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट या ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास, वहां जो हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को रखते हैं, जो आपका 132 केवी से 25 केवी के स्टेप डाउन मैकेनिज्म पे काम कर रहा है, वो हमेशा ग्राउंड में कंक्रीट फाउंडेशन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं कि अर्थिंग सिस्टम में हम लोग इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। और ये कैसे ग्राउंड होता है, तो सीरीज करंट ट्रांसफार्मर लगा के, सो दैट की अर्थ प्रोटेक्शन फॉल्ट के डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकें। आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सीटी का हम लोग यूज करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का दो पर्पस के लिए। पहला, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, दूसरा रिले को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। दोनों का वर्क आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्टेड ट्रांसफार्मर से उसके मेटल बॉक्स को, ठीक है, उसके टैंक को, ट्रांसफार्मर के टैंक को सीरीज करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में ही होता है, इसलिए सीरीज करंट ट्रांसफार्मर लिखने की जरूरत नहीं है। करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक बकहोल्ड्स रिले रहता है, ठीक है, बताएंगे डिटेल से। ट्रांसफार्मर के अंदर एक बकहोल्ड्स रिले हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसका काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर का जो आपका इंटर वाइंडिंग फॉल्ट्स है, दो वाइंडिंग के बीच में फॉल्ट या वाइंडिंग के अंदर फॉल्ट, उसका इंसुलेशन का फेलियर, उस वाइंडिंग का डैमेज, ठीक है, तो वाइंडिंग के अंदर का यानी इंटर वाइंडिंग फॉल्ट जो है, या फिर अर्थ और वाइंडिंग के बीच में जो फॉल्ट है, उसके हिसाब से ये रिले काम करता है और आपके सर्किट को आइसोलेट करता है, फॉल्ट के कंडीशन में ट्रिप करता है। तो ये बकहोल्ड्स रिले भी हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कैटेनरी प्रोटेक्शन में, ठीक है। कैटेनरी प्रोटेक्शन यानी आपका ओएचई सिस्टम जो है, ओएचई सिस्टम जिससे हम लोग लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करते हैं, उस सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं। तो ओएचई के प्रोटेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं, 25 केवी कैटेनरी के प्रोटेक्शन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो इसमें जान लीजिए, यहाँ भी ओवर करंट के सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करना होगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन करंट पीक डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट सुटेबल इन दिस केस। This is because maximum load current is more than short circuit current if it takes place on the farthest point. अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिर है हमें ओवर करंट प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड तो करना है, ओवर करंट प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड तो करना है, लेकिन वहाँ ओवर करंट को हम कैसे समझेंगे, आपका डिवाइस कैसे समझेगा ओवर करंट को, ठीक है, आपका डिवाइस कैसे समझेगा ओवर करंट को, थोड़ा सा इसमें सोचो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। जाहिर है डिवाइस के पास कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ना, जैसे सिंपली समझो, बहुत इजी चीज है। हम लोग क्या करते थे, आपको एम्पलीफायर पढ़ाए थे, एम्पलीफायर में आपको ट्यून्ड एम्पलीफायर पर पढ़ाए थे। ट्यून्ड एम्पलीफायर में, ठीक है, जिसको हम लोग रेजोनेंट एम्पलीफायर भी कहते हैं, वहां आपको बताए थे कि ये बाकी एम्पलीफायर से अलग है। क्यों?
क्यों अलग है बताइए, एनीवन? ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। यस, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही एम्पलीफाई करता है। आपको बताए भी थे एग्जांपल कि मान लो म्यूजिक प्रोग्राम कहीं पे चल रहा है, आपको एग्जांपल बताए थे कि म्यूजिक कंसर्ट कहीं चल रहा है, मान लो स्टेज है और स्टेज पे म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। मान लो सपोज दैट, इमेजिन करो कि एक ही माइक लगा हुआ है, एक ही माइक लगा हुआ है और यहाँ बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, कोई फ्लूट प्ले कर रहा है, कोई ड्रम प्ले कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे म्यूजिशियन वहां पे हैं। यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक यहाँ पर इस स्टेज पे डेवलप हो रहा है। ड्रम का फ्रीक्वेंसी है, हाई पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाई टोन वाला बीट है, हाई इंटेंसिटी वाला बीट है, ठीक है। तो इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी भी है, हायर फ्रीक्वेंसी भी है, मीडियम रेंज फ्रीक्वेंसी भी है, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके एम्पलीफायर, माइक और एम्पलीफायर सिस्टम में एक नॉर्मल एम्पलीफायर है तो वो सारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, सारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। नतीजा हो रहा है कि यहाँ का पूरा आवाज आपको बढ़ा हुआ सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर साउंड को हम चाहें तो एडजस्ट नहीं कर सकते इसमें। लेकिन यही आपके घर के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम रहता है उसमें देखिएगा बहुत सारा नॉब बना रहता है। आपके घर के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है ना, उसमें देखिएगा बहुत सारा नॉब बना हुआ है, एक नॉर्मल साउंड के इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, एक बास को बढ़ाने के लिए, एक ट्रेबल को बढ़ाने के लिए। आप लोग ग्राफिक्स इक्वलाइजर देखिएगा तो ग्राफिक्स इक्वलाइजर में अलग अलग साउंड को अलग अलग रेट से बढ़ाने का प्रोविजन दिया रहता है। आप चाहो तो ड्रम बीट को ज्यादा तेज कर दो, आप चाहो तो इंस्ट्रूमेंट जो है उसके म्यूजिक को ज्यादा बढ़ा दो, आप चाहो तो वोकल साउंड को ज्यादा बढ़ा दो। इससे क्या होता है, साउंड को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो कि आपको कम आवाज, सिंगर का आवाज कम सुनना है, ड्रम बीट का आवाज हो सकता है ज्यादा सुनना है। मतलब क्या है, टेक्निकली अगर इन चीजों को हम लोग देखें तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए उसी को सेलेक्ट करें, उसी को एम्पलीफाई करें। यानी इस बंच ऑफ फ्रीक्वेंसी को, इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम सेलेक्ट करें और उसी को एम्पलीफाई करें। अब जाहिर है सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए कि इतने सारे वैरिंग फ्रीक्वेंसी में से कैसे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करें। कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कोई जज करने का पैरामीटर होना चाहिए, होना चाहिए। एनीवन? इतने सारे फ्रीक्वेंसी में से कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ उसी को एम्पलीफाई करेंगे, ऐसा डिजाइनिंग हम लोग कैसे करेंगे बता चुके हैं आपको, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं, बताइए। यस, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट या पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को यूज करते हैं और वहां हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस के कंडीशन में इस तरह से फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा और एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपका इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, आपका इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट या एफ आर पे क्या होगा, एफ नॉट भी लिखते हैं, एफ आर भी लिखते हैं। तो एफ आर के केस में क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो जेड मिनिमम हो गया, इंपीडेंस मिनिमम हो गया सर्किट का, और इस इंपीडेंस के बेसिस पे इस पीक के हिसाब से हम सेलेक्टिविटी डिजाइन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी को मान लो इस बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमको सेलेक्ट करना है, मान लो वो ड्रम वाला फ्रीक्वेंसी है, हमको ड्रम वाला फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ाना है इस सारे आवाज में से। हम लोग क्या करेंगे, ड्रम की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है उसके हिसाब से उस रेजोनेंट सर्किट को एडजस्ट कर देंगे। और रेजोनेंट सर्किट को हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है कैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, 1/2 पाई, बताइए। यस, अंडररूट एलसी। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बाकी फ्रीक्वेंसी से, इस बंच ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में से अगर मान लो आपको ड्रम की फ्रीक्वेंसी को ही सेलेक्ट करना है और उसी को एम्पलीफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ड्रम की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिजाइन कर देते हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके, हम लोग डिजाइन कर देते हैं। और L और C की वैल्यू सर्किट में, रेजोनेंट सर्किट में, जिसको हम लोग टैंक सर्किट भी बोलते हैं, टैंक सर्किट में
एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करके इस फ्रीक्वेंसी से मैचिंग वाला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेते हैं और नतीजा होता है कि अब जो आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर है सिर्फ और सिर्फ ड्रम की ही फ्रीक्वेंसी को, इस बंच ऑफ फ्रीक्वेंसी में से एक ही फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा और उसी को एम्पलीफाई करेगा। यानी बाकी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए एक पैरामीटर हमने ले लिया, एक मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ले लिया हमने और उससे हमने सेलेक्ट किया। उसी तरह क्या है यहाँ प्रोटेक्टिव, जो भी आपका जो रिले है ना, प्रोटेक्टिव रिले, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन से करंट को नॉर्मल करंट समझेगा और कौन से करंट को फॉल्ट करंट समझेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन रिले के पास होना चाहिए। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिले एक ऐसा डिवाइस है जो फॉल्ट होने पर फॉल्ट को सेंस करके सर्किट ब्रेकर को करंट प्रोवाइड करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है और उस सिग्नल के हिसाब से सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है। यानी रिले के पास वो सेंसिंग एबिलिटी है जिससे वो फॉल्ट को सेंस कर सके। जाहिर है ये सेंसिंग एबिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, किस प्रिंसिपल पे रिले ये समझेगा कि कंडीशन नॉर्मल है और किस प्रिंसिपल पे रिले एबनॉर्मल समझ के यानी फॉल्टी कंडीशन समझ के आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल देगा। ये डिस्क्रिमिनेशन का बेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि द मोस्ट सुटेबल प्रोटेक्टिव रिले इज वन which make use of phase angle and it is successfully in obtaining proper discrimination। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर आ जाते हैं। एक पॉइंट जो यहाँ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओवर करंट का डिस्क्रिमिनेशन अब हम लोग करेंगे, यानी किस करंट को रिले फॉल्टी कंडीशन समझेगा, फॉल्टी करंट समझेगा और किस करंट को नॉर्मल करंट समझेगा, उसके लिए है। तो यहाँ ये जो पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, इसमें है क्या, इसमें है ओवर करंट प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन करंट पीक डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट सुटेबल इन दिस केस। दिस इज बिकॉज मैक्सिमम लोड करंट इज मोर देन द शॉर्ट सर्किट करंट इफ टेक्स प्लेस एट द फारदेस्ट पॉइंट। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ जो आपका रिले, ठीक है, यहाँ रिले जो फॉल्ट को सेंस करेगा वो हम लोग करंट के बेसिस पे नहीं डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बाकी सब केसेस में पावर सिस्टम के अंदर जो रिले है उसको करंट के हिसाब से ही सेंस करने की एबिलिटी देते हैं। यानी मान लो अगर आपके सर्किट में, सपोज दैट, इमेजिन कर लो कि हम मान लेते हैं आपके सर्किट में जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ठीक है, आपके सर्किट में अगर सब कुछ नॉर्मल वर्किंग रहता है तो मान लो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को हम लोग ले लेंगे। फ्लक्चुएशन मान लो प्लस माइनस 2 एम्पियर का फ्लक्चुएशन हम लोग ले लेते हैं, यानी मान लो 8 एम्पियर से 12 एम्पियर का रेंज हम ले लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 2 एम्पियर का फ्लक्चुएशन भी ले लिया कि मान लो किसी कंडीशन से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, 10 से बढ़ के हो सकता है 12 एम्पियर हो जाए या 10 से कम होके हो सकता है 8 एम्पियर हो जाए। अब अगर हम सर्किट ब्रेकर डिजाइन करेंगे तो हम इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे कि 8 से 12 एम्पियर के बीच के करंट को रिले को समझना चाहिए नॉर्मल करंट है, और इस वैल्यू से ज्यादा चला गया, 12 एम्पियर से ऊपर हो गया, तब रिले समझेगा कि फॉल्टी कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि फॉल्ट में होता क्या है, कोई भी फॉल्ट हो, चाहे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो, ओवरलोड फॉल्ट हो, सब में क्या होता है, करंट अपने रेटेड वैल्यू से कई टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यानी हमने आपके रिले को ऐसा डिजाइन किया कि करंट जब इस रेंज में है, करंट जब इस रेंज में है तो वो नॉर्मल कंडीशन समझे, और करंट इससे जरा सा भी इंक्रीज हुआ, मान लो जैसे ही 13 एम्पियर करंट हुआ, अब रिले इस 13 एम्पियर के हिसाब से आपके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे, और सिग्नल कैसे देता है, तो 13 एम्पियर के हिसाब से बढ़े हुए करंट के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और कॉइल हो सकता है, ट्रिप कॉइल जो है वो ट्रिप कर जाए वहां पे। ठीक है, तो यहाँ हमने किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया, हमने ओवर करंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी किसी चीज में से किसी एक पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट करना, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स में से एक पर्टिकुलर थिंग को सेलेक्ट करना, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज सिलेक्शन, दैट इज सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, फॉल्टी कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के बीच में सेलेक्टिविटी क्रिएट करना है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना है कि कौन से कंडीशन को फॉल्टी समझेंगे, कौन से कंडीशन को नॉर्मल समझेंगे। तो ज्यादातर केस में हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा, पावर सिस्टम में ज्यादातर केस में रिले जो है ना ओवर करंट के बेसिस पे ही डिस्क्रिमिनेशन करता है,
यानी ओवर करंट के बेसिस पे ये सेलेक्ट करता है कि फॉल्टी कंडीशन है कि नॉर्मल कंडीशन है। यानी जाहिर है करंट की रेटिंग को, करंट की मैग्नीट्यूड को, करंट की वैल्यू देख के आपका सर्किट ब्रेकर डिसाइड करता है कि कंडीशन नॉर्मल है या फॉल्टी है। एग्जांपल भी हमने देख लिया कि अगर सर्किट में नॉर्मल ऑपरेशन में 10 एम्पियर है नॉर्मल, तो हम लोग ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इस रेंज तक के करंट को आपका रिले नॉर्मल कंडीशन समझेगा और इससे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा फॉल्टी कंडीशन समझ के सिग्नल प्रोवाइड करेगा और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर देगा। यानी ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन करंट पर आधारित है। और ज्यादा टेक्निकल शब्दों में कहें, प्योर टेक्निकल शब्दों में कहें तो ओवर करंट के बेसिस पे इसका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन अब आ जाओ यहाँ पे, करते तो हम लोग हर जगह ऐसा ही है, लेकिन ट्रैक्शन में ऐसा करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब उसको हम लोग देख लें। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया कि नॉर्मली जो हम लोग पावर सिस्टम में रिले यूज करते हैं वो ओवर करंट की प्रॉपर्टी पर, ओवर करंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। यानी ओवर करंट को, यानी करंट को आधार बना के वो जज करता है कि कंडीशन फॉल्टी है या कंडीशन नॉर्मल है। लेकिन ट्रैक्शन सिस्टम में और खासकर ट्रैक्शन के OHE सेक्शन में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसका कारण समझिए क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं। होता क्या है ना कि करंट के बेसिस पे, पहले ही अभी आपको बताए, थोड़ी देर पहले ही आपको बताए कि मैक्सिमम जो आपका रिले है ना वो करंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। यानी करंट अपने रेटेड वैल्यू पे है तो नॉर्मल कंडीशन समझेगा, करंट अपने रेटेड वैल्यू से कई गुना ज्यादा बढ़ गया तो फॉल्टी कंडीशन समझेगा। लेकिन यहाँ उस बेसिस पे हम रिले को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, वर्किंग कंडीशन में ट्रैक्शन में इतना लोड ट्रैक्शन को फुलफिल करना रहता है, लोकोमोटिव को इतना लोड फुलफिल करना रहता है कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में भी वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। जैसे सपोज दैट आपका ये OHE है, ठीक है। OHE पर एक बड़ा सेक्शन है, मान लो बहुत बड़ा कनेक्टेड सेक्शन है, मान लो ये 5 किलोमीटर का रेंज हम लोग ले लिए, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो 5 किलोमीटर का रेंज है या 2 किलोमीटर का ही रेंज है। मान लो किसी स्टेशन के पास का एरिया है ये, और किसी स्टेशन के पास का रेंज है, जैसे पटना जंक्शन के पास का रेंज है, ठीक है। पटना जंक्शन के पास क्या है, मान लो ये 1/2 किलोमीटर का जो एरिया है ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो 1/2 किलोमीटर का एरिया है ये प्लेटफॉर्म है और ये 2 किलोमीटर के रेंज में हम लोग आ रहे हैं। यहां से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के पास आउटर सिग्नल है, ठीक है। एक ट्रेन आ चुकी है जंक्शन पे, एक आउटर सिग्नल पे खड़ी है, ठीक है। और हो सकता है उससे पहले जो एक्सट्रीमली आउटर सिग्नल है वहां पर एक ट्रेन खड़ी है। यानी इस 2 किलोमीटर के रेंज में 3 ट्रेनें खड़ी हैं और 3 ट्रेनें अगर धीरे धीरे मूव कर रही हैं तो जाहिर है उनमें बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ मोटरिंग एक्शन हो रहा है और बहुत बड़ा मैकेनिकल लोड को मूव कराना है। पूरे उस मेटालिक ट्रेन का वेट, ठीक है, लोकोमोटिव प्लस बोगीज का वेट, उसमें पैसेंजर्स का वेट और अगर लगेज है तो लगेज का वेट, सब मिला के एक बहुत हेवी मास है और एक बहुत हेवी मैकेनिकल लोड को मूव कराना है। जाहिर है मोटरिंग एक्शन है तो इस मैकेनिकल लोड को फुलफिल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल लोड से, इलेक्ट्रिकल पावर से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, तो डेफिनेटली वोल्टेज इनटू करंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और कुछ हद तक पावर फैक्टर भी, पावर फैक्टर को अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कांस्टेंट पावर फैक्टर है, इसको अगर इग्नोर कर दो तो वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीपल है। जाहिर है सर्किट में अगर 25 kV अगर हमने वोल्टेज एक बार प्रोवाइड कर दिया तो वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज में थोड़ा ही फ्लक्चुएशन आता है लोड के हिसाब से। तो होगा क्या कि कांस्टेंट है, करंट को ज्यादा बढ़ना होगा। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जब लोड मैक्सिमम हो तो लोड मैक्सिमम में ये करंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज तो आपका फिक्स है, वोल्टेज तो आपका फिक्स है, आपको करंट को इंक्रीज करना होगा सो दैट V into I का मल्टीपल इंक्रीज करे और पावर इंक्रीज करे। तो पावर बढ़ाने के लिए करंट बढ़ जाता है। अब अगर मैक्सिमम लोड का कंडीशन आ गया तो करंट भी उस समय मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सेक्शन अगर पूरी तरह से लोडेड है और सारी ट्रेन अगर मैक्सिमम लोड पे काम कर रही है तो वो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने पहले के एग्जांपल में आपको बताया था कि हमने देखा था 600 एम्पियर 700 एम्पियर तक के करंट रेटिंग पे आपका ट्रैक्शन सिस्टम काम करता है। तो 600 एम्पियर 700 एम्पियर का करंट बहुत ज्यादा है जो मैक्सिमम लोड के कंडीशन में है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस सर्किट पे शॉर्ट सर्किट होता और शॉर्ट सर्किट करंट जितना होता
अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें तो इस सेक्शन में कहीं दूर अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा होता, मान लो इस एंड पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है और यहां हमने रिले को लगाया है, तो इतने दूर पे जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसके करंट को और ये ओवरलोड होने में या मैक्सिमम लोड पे काम करने में लोकोमोटिव जितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोकोमोटिव के ऑपरेशन के लिए जो करंट चाहिए मैक्सिमम लोड करंट वो शॉर्ट सर्किट करंट से भी ज्यादा होता है। तो जाहिर है शॉर्ट सर्किट के बेसिस पे यानी करंट की रेटिंग के हिसाब से रिले को हम नहीं डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिले को अगर डिजाइन करेंगे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इतने करंट पे इसको ट्रिप हो जाना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट नहीं भी हुआ लेकिन ओवरलोड करंट ही अब आपके शॉर्ट सर्किट के लिमिट से ज्यादा हो चुका है, तो रिले उसी को फॉल्ट समझ लेगा, रिले उसी करंट को फॉल्ट समझ लेगा, लेकिन वो करंट कौन सा है, मैक्सिमम लोड करंट है, यानी वो वर्किंग कंडीशन का करंट है। तो इस दिक्कत के चलते हम लोग यहाँ करंट के बेसिस पे यानी करंट के पीक का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, करंट पीक डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे रिले हम लोग नहीं डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नॉर्मल ऑपरेशन में मैक्सिमम लोड के कंडीशन में करंट इतना ज्यादा रहता है कि कहीं दूर हुए शॉर्ट सर्किट के कंडीशन के हिसाब से जो करंट है उससे ज्यादा मैक्सिमम लोड करंट की वैल्यू हो जाती है। तो जाहिर है उसके बेसिस पे यानी करंट पीक डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से हम रिले को डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोड करंट इज मोर देन शॉर्ट सर्किट करंट इफ टेक्स प्लेस एट फारदेस्ट पॉइंट। जैसे फारदेस्ट पॉइंट का मतलब अगर आपका रिले का कॉइल यहाँ पे है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो रास्ता में कुछ ड्रॉप भी हो रहा है, तो इसका करंट ये जो सेंस कर रहा है और आपका वर्किंग कंडीशन में जो मैक्सिमम लोड करंट है उसको सेंस कर रहा है, तो कभी-कभी मैक्सिमम लोड करंट जो वर्किंग कंडीशन में यानी प्योरली नॉर्मल कंडीशन में है वो भी आपके शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा होता है। इस कारण से इसके बेसिस पे हम इसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा लिमिटेशन है। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं उसमें अगले पॉइंट में। तो अब करेंगे क्या उसके बारे में है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या है, प्लेन इंपेडेंस रिले इज आल्सो नॉट सुटेबल बिकॉज़ ऑफ वर्किंग इंपेडेंस इज नॉट द शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। अब देखो एक और पॉइंट है, यहाँ इंपेडेंस रिले भी हम लोग नहीं यूज कर सकते, हमारी मजबूरी है। नॉर्मल पावर सिस्टम में इंपेडेंस रिले भी यूज करते हैं जो इंपेडेंस के प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है। आपको पढ़ाएंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में डिटेल से ये सब होता क्या है, अभी आपको इसका वर्किंग समझ लेना है। तो प्लेन इंपेडेंस रिले इज आल्सो नॉट सुटेबल बिकॉज़ ऑफ वर्किंग इंपेडेंस इज नॉट द शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस, ठीक है। तो होता क्या है, प्लेन इंपेडेंस रिले को भी हम लोग नहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वर्किंग इंपेडेंस है ना वो शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग इंपेडेंस की वैल्यू शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस से हमेशा अलग मिलेगी। यहाँ पे इंपेडेंस क्या है, आपके सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है करंट के फ्लो में। इंपेडेंस में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, तो इंपेडेंस में रेजिस्टेंस का भी कंट्रीब्यूशन है और इंपेडेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी कंट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी होता क्या है कि करंट बहुत हाई है लेकिन वो शॉर्ट सर्किट नहीं है। अंतर समझो, अंतर क्या है, देखो अभी जैसे आपको बताए कि ओवर करंट पीक ओवर करंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओवर करंट की वैल्यू आई जो है ओवर करंट की वैल्यू और आई जो है मैक्सिमम लोड पे, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई मैक्सिमम लोड कभी कभी आई ओवर करंट, या चलो दूसरे शब्दों में कहें तो आई शॉर्ट सर्किट से ज्यादा हो जाता है। अगर इसको कहें आई शॉर्ट सर्किट है तो कई बार मैक्सिमम लोड करंट शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब दोनों में अंतर समझो, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन अगर होता तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। हमने देखा है ना शॉर्ट सर्किट का कंडीशन, शॉर्ट सर्किट का कंडीशन कैसे होता है, मान लो जैसे अगर आपकी एक बैटरी है और नॉर्मल ऑपरेशन के समय कोई रेजिस्टेंस R था, ठीक है, यहाँ V था और I करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा था। इससे हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं कि V इज इक्वल टू RI और I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबका कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू है। लेकिन यहाँ शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई वैल्यू असाइन कर दो, मान लो ये कितना है 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है,
कितना करंट फ्लो होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में? 1 एम्पियर 10/10। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आपको दिख रहा है कि नॉर्मल करंट यहाँ 1 एम्पियर फ्लो करेगा। अब देखो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, कैसे, मान लो जैसे एक थिक वायर लाए और थिक वायर यहां से यहां तक कनेक्ट कर दिए, हो गया ये शॉर्ट सर्किट। थिक वायर को लिए और वहां से वहां तक कनेक्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब क्या होगा, यहां से करंट की ब्रांचिंग दिख तो रही है, लेकिन एक्चुअल में ब्रांचिंग नहीं होगा, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज उधर ही फ्लो करना चाहेगा जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा, या दूसरे शब्दों में कहें जिधर हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिलेगा। ठीक है, तो चार्ज, कोई भी चार्ज अब इस पाथ से नहीं फ्लो करेगा, सारा का सारा चार्ज इधर से फ्लो करेगा, क्योंकि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है या हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो करंट की टेंडेंसी होती है जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा, हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, सारा का सारा चार्ज उधर से ही फ्लो करेगा। यानी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अब क्या हुआ, अब जो है रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का, अब जो सारा करंट है वो इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब नेग्लिजिबल हो गया, R टेंड्स टू 0 हो गया ऑलमोस्ट। R टेंड्स टू 0 जैसे ही हुआ, करंट इनफाइनाइट की तरफ जाने लगा, करंट इनफाइनाइट की तरफ जाने लगा। ये हो गया आइडियल केस, यानी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। लेकिन शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका इंपेडेंस या आपका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो रहा है। ये डीसी सर्किट है इसलिए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो रहा है, अगर एसी सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इंपेडेंस नेग्लिजिबल हो रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस बोलते हैं। अब यहां देखो ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ट्रैक्शन में शॉर्ट सर्किट यानी फॉल्टी कंडीशन में इंपेडेंस जो होगा वो शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस होगा इसकी तरह। ये इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू वाले ही शॉर्ट सर्किट कंडीशन से ज्यादा मिल रही है, लेकिन इस केस में इंपेडेंस नेग्लिजिबल नहीं हो रहा है ना इसकी तरह। अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। इस केस में देखो वैल्यू भले ही इसका आपको ज्यादा मिल रहा है, मैक्सिमम लोड के कंडीशन में जो करंट है वो हो सकता है शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा हो जाए, लेकिन कंडीशन दोनों अलग अलग है। कंडीशन अलग इसलिए है कि ये फॉल्ट होने पर हुआ, जहां फॉल्ट होने पर आपका रेजिस्टेंस बहुत कम रह गया, इंपेडेंस बहुत कम हो गया, इंपेडेंस नेग्लिजिबल हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस बोलते हैं। यहां क्या है, करंट की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ये फॉल्ट वाला कंडीशन नहीं है, यहां इंपेडेंस इसकी तरह नेग्लिजिबल नहीं हुआ है, यानी इंपेडेंस शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंपेडेंस रिले हम लोग डिजाइन करते हैं ना, इंपेडेंस रिले इसी प्रॉपर्टी को लेकर डिजाइन करते हैं कि फॉल्ट की कंडीशन में जब आपका इंपेडेंस 0 के बराबर पहुंचने लगे तब इंपेडेंस रिले काम करता है और सर्किट को ट्रिप करा देता है। तो यहां जाहिर है इस कंडीशन में हम लोग इंपेडेंस रिले को नहीं डिजाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां करंट तो आपके शॉर्ट सर्किट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन इंपेडेंस नेग्लिजिबल नहीं हो रहा है फॉल्ट की तरह, इसलिए हम लोग इंपेडेंस रिले भी यहां नहीं डिजाइन कर सकते हैं। ये लिमिटेशन यहां पे है, इसी चीज को बताया गया है कि प्लेन इंपेडेंस रिले इज आल्सो नॉट सुटेबल बिकॉज़ वर्किंग इंपेडेंस इज नॉट द शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। यहां क्या है, आपका ओवरलोड करंट जो है ना, मैक्सिमम लोड का करंट जो है, मैक्सिमम लोड की करंट की वैल्यू वाले ही शॉर्ट सर्किट करंट से ज्यादा मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट तो हो नहीं रहा है, यानी एक्चुअल में इंपेडेंस नेग्लिजिबल या टेंड्स टू 0 हो नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग उस बेसिस पे यानी इंपेडेंस रिले को हम लोग नहीं डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वर्किंग इंपेडेंस है, वर्किंग इंपेडेंस इज नॉट द शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। क्लियर हुआ? वर्किंग इंपेडेंस इज नॉट द शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस। चलो अगले पॉइंट में आ जाते हैं। अब करेंगे क्या उसके बारे में है, शो द मोस्ट सुटेबल प्रोटेक्टिव रिले। अब बताया जा रहा है कि चलो ये दो केस हम लोग देख लिए कि एक तो करंट का डिस्क्रिमिनेशन, पीक करंट डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से नहीं डिजाइन कर सकते थे, दूसरा हम लोग इंपेडेंस रिले यहां नहीं यूज कर सकते, तो करेंगे क्या उसके बारे में है। द मोस्ट सुटेबल प्रोटेक्टिव रिले इज वन व्हिच मेक्स यूज ऑफ फेज एंगल। ठीक है, तो सबसे बढ़िया हम लोग प्रोटेक्टिव रिले हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा रिले जो फेज एंगल के बेसिस पे काम करे। ठीक है, फेज एंगल के बेसिस पे, एंड इज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, जो प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन कर सके, फॉल्टी कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के बीच में भेदभाव कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके। ठीक है,